Hello, class 10th. Welcome to the another session of क्रोमोसोम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आज हम जो करने वाले हैं इस चैप्टर में दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आई होप आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा। तो इस लेक्चर में आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है बेटा। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब एक्चुअली देखो डीएनए है क्या। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए किस तरीके से प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। इफ आई होप आप सब लोगों को ये चीजें याद होंगी, क्योंकि आपने मेरा अगर पिछला लेक्चर देखा है तो ही याद होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मतलब क्या है कि डीएनए एज अ मॉलिक्यूल उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो दिखता है। सो एक्चुअली डीएनए है क्या। डीएनए की फुल फॉर्म व्हाट इज डीएनए? इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है बेटा ये? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है। सो डीएनए जो होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। डीएनए जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, मॉलिक्यूल नंबर 3। इस तरीके से मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या बन जाएगा? अगर एक मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल हो गया। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो मेनी मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? मैक्रो मॉलिक्यूल। तो डीएनए जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग and transmitting the heredity materials or the genetic instruction from parents to offspring। तो जो भी इंफॉर्मेशन है भाई आपके पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में आ रही, जो हमारे अंदर आ रही, वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है डीएनए से। तो डीएनए एक बेसिक चीज है जिसके अंदर वो सारी की सारी चीजें आती हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर मेरी मसल में कोई प्रोटीन बन रहा है तो वो प्रोटीन बनेगा। अगर नहीं बन रहा है दैट मीन्स उससे रिलेटेड जो जीन है जो उस प्रोटीन को बना रहा है वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। अगर आ गया है तो एक्सप्रेस नहीं हुआ, और अगर नहीं आया है या उसमें कोई चेंजेस हो गए हैं तो दैट मीन्स वो फॉल्ट है, वो फॉल्टी जीन है, उसमें कोई फॉल्ट है जिस वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो बेटा जब भी डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने हेरिडिटी मटेरियल जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है उसके थ्रू, जो भी हेरिडिटी मटेरियल है दैट मीन्स जीन्स, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं वो सारे जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। तो इस बात को समझो कि जो नॉर्मल ग्रोथ है वो कैसे हो रही है हमारी, क्योंकि हमारे अंदर जो डीएनए है वो सही काम कर रहा है, वो सही से वर्क कर रहा है। अगर वहां कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर गड़बड़ है। ठीक है। तो शेप ऑफ डीएनए जो है, सबसे पहले डीएनए कैसा दिखता है। अब जैसे कोई भी चीज है आप उसकी शेप और साइज देखते हो। ठीक है। कोई कपड़ा लेने जाते हो उसका आप टेक्सचर देखते हो। ठीक है। अगर आपको स्टेशनरी का सामान लेने जा रहे हो तो आप देखते हो कि वो सही से पेन काम कर रहा है नहीं कर रहा, तभी लेते हो ना, अदरवाइज नहीं लेते। तो ऐसे ही जो डीएनए का स्ट्रक्चर है सबसे पहले हमें वही तो पता होना चाहिए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है डीएनए, तभी तो हम पता लगा पाएंगे क्रोमोसोम क्या है, जीन्स क्या है, किस तरीके से हमारे न्यूक्लियस में वो प्रेजेंट है, कैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये किया था रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन जो है 1953 में इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो शेप ऑफ डीएनए कैसा दिखता है उसको सबसे पहली बार स्टडी किया था। उसके बाद जो स्ट्रक्चर फाइनली जो वर्कड आउट किया था इन्होंने, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने शुरुआत करी थी शेप ऑफ डीएनए को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जो उसका फाइनल स्ट्रक्चर था जिसपे जो हमें आज दिखता है उस पे वर्क किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो एक्चुअली जो वॉटसन एंड क्रिक है ना, उन्हीं के लैबोरेटरी में रोजलिंड फ्रैंकलिन थी। राइट। ये तीनों एक साथ काम कर रहे थे इन द सेम ईयर। ओके। तो 1953 में ही रोजलिंड फ्रैंकलिन ने उनका शेप बताया डीएनए का, और फिर उसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर था वो वॉटसन और क्रिक ने दिया, और उन्हीं को मिला नोबेल प्राइज। तो वॉटसन एंड क्रिक को मिला नोबेल प्राइज 1962 में। क्या बताने के लिए? डीएनए का स्ट्रक्चर बताने के लिए। तो उन्होंने क्या बताया डीएनए का स्ट्रक्चर? कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको दिखेगा कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सो इन दिस यू कैन सी दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। एक धागा जा रहा है ऐसे, एक धागा जा रहा है ऐसे। ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इट इज अ ट्विस्टेड लैडर। जैसे सपोज हम जो 5 स्टार होटल्स या बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि ऐसे एक स्टेयर जाती है इस तरीके से, बट दिस स्टेयर नेवर क्रॉसेस, है ना। उस स्टेयर में
ऐसे सीढ़ियां होती हैं, देर आर द स्टेयर्स लाइक दिस। तो स्टेयर्स इस तरीके से दोनों धागों के बीच में रन करती है। सपोज ये दोनों धागे हमारे रेलिंग्स हैं, उन रेलिंग्स को पकड़ के आप उतर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या वो स्टेयर आपस में क्रॉस कर रही है? नो, इट इज नॉट क्रॉसिंग ईच अदर। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज अ ट्विस्टेड लैडर, नॉट अ क्रॉस्ड लैडर। ओके, तो डीएनए को हम सोच सकते हैं एज अ ट्विस्टेड लैडर। ठीक है, तो जो डीएनए होता है हमारा, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। अब इस डीएनए में जो सीडी लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्टेयर्स है, ये एक्चुअली है किस चीज के बने हुए? तो हमारा जो डीएनए है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड, यहीं से एक टर्म आया है न्यूक्लिक एसिड जो है, ये जो एसिड है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। चाहे हम डीएनए की बात करें, चाहे हम आरएनए की बात करें, जैसे डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए हो जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में ही न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। तो न्यूक्लिक एसिड बन किस चीज से रहा है? न्यूक्लिक एसिड इज बीइंग गेटिंग फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज शुगर, दूसरी चीज फॉस्फेट और तीसरी चीज नाइट्रोजनस बेसिस। कितनी चीजों की जरूरत होती है बेटा? 3 चीजों की। तो 1 न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। तो पहली चीज तो होती है शुगर, ठीक है, दूसरी चीज होती है फॉस्फेट, ठीक है, और लास्ट दैट इज द नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस। ये 3 चीजें मिलकर हमारे लिए तैयार करती है न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोटाइड इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। ओके, तो यही जो तीनों कंपोनेंट्स होते हैं वो इन 2 धागों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये धागे किसके बने हैं? ये धागे किसके बने हैं? व्हाट आर दीज थ्रेड कंपोज्ड ऑफ? भाई इन धागों के अंदर ही है आपके शुगर, फॉस्फेट, ठीक है। तो जो शुगर और फॉस्फोरस है वो इस तरीके से प्रेजेंट है साइड में, वो धागे बना रहे हैं, वो डीएनए का बैकबोन बना रहे हैं, तभी तो सीढ़ियां अटैच होंगी। तो जो रेलिंग है सीढ़ियों की, वो कौन बना रहा है? शुगर और फॉस्फेट मिलकर बना रहे हैं। और जो उनके अंदर स्टेयर्स हैं, जो उनके अंदर ये स्टेयर्स बन रही हैं, ये कौन बना रहा है? ये बना रहे हैं नाइट्रोजन बेसिस। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, शुगर फॉस्फेट किस तरीके से अलाइन होता है। तो यहाँ देखो कि ये हमारे पास ये एक ऐसा एनिमेटेड स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए के कौन हो गए? अब सबसे पहली बात यह है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिना न्यूक्लियोटाइड के आपका डीएनए बन ही नहीं सकता। और मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 चीजें होती हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, शुगर ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। ये 3 चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है डीएनए के, इसके बिना डीएनए नहीं बन सकता। तो जो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या करते हैं? दे लिंक द न्यूक्लियोटाइड टुगेदर टू फॉर्म द ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अभी कैसा दिखता है? यहाँ देखो, तो दिस येलो कलर स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज शुगर। ये होता है हमारा शुगर, ये है हमारी शुगर। तो ये जो शुगर होती है बेटा, इट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर। क्या है ये? पेंटोज। 1 2 3 4 5। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है ये, ठीक है। तो 5 कार्बन मतलब पेंटोस, पेंटा मतलब 5, तो पेंटोस शुगर है ये। कौन सी शुगर है? पेंटोस शुगर। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पेंटोस शुगर। इससे जुड़ा हुआ होता है हमारा 2 चीजें। एक जगह जुड़ा होता है हमारा फॉस्फोरस ग्रुप। तो जो आप रेड कलर से यहाँ देख रहे हो इट इज फॉस्फोरस, और जो यहाँ ब्लू कलर से देख रहे हो दिस इज नाइट्रोजन बेस। क्या है बेटा? ये नाइट्रोजन बेस। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। तो शुगर और फॉस्फोरस एक साइड पे होते हैं, शुगर से जो फॉस्फोरस जुड़ता है वो एक साइड पे होता है, और दूसरी साइड पे होता है आपका नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एटीजीसी। तो एटीजीसी क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म हम देखेंगे यहाँ पर। तो हमारे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो शुगर होती है दैट इज पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर आप बोल सकते हो, और ये होते हैं 4 नाइट्रोजनस बेसेस। ये होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसेस। तो एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड यहाँ पे ये रिपीट हो गया, इट इज कॉल्ड एज साइटोसिन। साइटोसिन, ठीक है। तो यहाँ दोबारा से आप देख लीजिए, यहाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट दिखाया।
the adenine, cytosine, thymine and guanine. तो these four are called as the nitrogenous bases. ये हमारे nitrogenous bases हैं और उस इन चारों के अलावा क्या क्या होता है, फॉस्फोरस होता है और शुगर होती है, ठीक है। अब जो डीएनए है ये एक धागे की तरह, मैंने आपको बताया था धागा, अगर हम धागे को ऐसे खोल देंगे तो ये पैरेलल स्ट्रैंड्स बन जाएंगी ऐसे, और उनके अंदर ऐसे सीढ़ियां दिखेंगी आपको। तो जो हमारी स्ट्रैंड है बेटा ये किस चीज से बने, इस स्ट्रैंड के अंदर है शुगर, शुगर के साथ जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस, और ये जो अंदर स्ट्रैंड आप देख रहे हो इसके अंदर है हमारे नाइट्रोजनस बेसेस। तो स्ट्रैंड के एक साइड पे अगर एडेनिन है, अगर स्ट्रैंड के एक साइड पे यू कैन से, यहाँ मैं दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ, सपोज यहाँ स्ट्रैंड के एक तरफ मेरे पास थाइमीन है, तो थाइमीन के सामने हमेशा होता है, क्या होता है थाइमीन के सामने हमेशा एडेनिन। तो थाइमीन की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ने की होती है। थाइमीन जो है एडेनिन के साथ, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिस्ट्री में है ना, कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़े हैं, तो ऐसे ही होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो थाइमीन जो होता है वो एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, डबल, ठीक है। ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि थाइमीन विल ऑलवेज बी अटैचिंग विद द एडेनिन टू बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जो सीडी है यहाँ पे, एक तरफ अगर यहाँ थाइमीन है तो दूसरी तरफ सामने होगा एडेनिन, और यहाँ पे भी सेम तरीके से यहाँ पे भी शुगर और फॉस्फोरस आपस में जुड़े होंगे। तो जो ये सीढ़ियां हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस की बनी है, और साइड में जो रेलिंग्स है ये शुगर और फॉस्फोरस की। तो आप देख सकते हो दिस शुगर एंड फॉस्फोरस दे आर फॉर्मिंग द साइड्स, यहाँ पे साइड्स में ये शुगर और फॉस्फोरस दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, और बीच में जो स्टेयर केस है वो किससे बना हुआ है बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस से, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर अप कर देते हैं सो दैट आपको अच्छे से दिखे, राइट। ओके, सो यहाँ पर यू कैन सी, अब यहाँ मैंने थाइमिन और एडेनिन बताया आपको। नेक्स्ट, अगर सपोज नीचे की तरफ आपका साइटोसिन है तो साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन होता है। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, हमारे पास 2 चीजें हैं, थाइमिन हमेशा जुड़ेगा एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड की हेल्प से, और साइटोसिन मतलब सी जुड़ेगा हमेशा ग्वानिन के साथ विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके सीक्वेंसेस जो है बार बार टी ये इस तरीके से भी हो सकता है, AT भी हो सकता है और GC भी हो सकता है, ठीक है। तो यही जो 4 चीजें हैं, यही जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यही इस पूरे 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड में बार 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 रिपीट होते हैं। तो जैसे आपका फोन नंबर 0 to 9 डिजिट्स का होता है, लेकिन सब आपका भी वही 0 to 9 डिजिट्स का है, मेरा भी 0 to 9 डिजिट्स का है, राइट। लेकिन सबके फोन नंबर यूनिक है, सबके फोन नंबर यूनिक है, मेरा नंबर आपसे मैच नहीं करेगा, आपका फोन नंबर किसी और से मैच नहीं करेगा। सो व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज हमारे पास ब्रेन है, हम दिमाग लगा के इन नंबर्स को आगे पीछे करके किसी को 2 बार रिपीट कर दिया, किसी को 4 बार रिपीट कर दिया, 99999, किसी को 5 बार रिपीट कर दिया, 999, 2 times 9, 4 times 9, 3 times 4, 4 times 3, राइट। तो इस तरीके से जब हम नंबर्स को बनाते हैं तो हम अपनी मर्जी से कोई भी कैसे भी नंबर बना सकते हैं, सबके अकाउंट्स नंबर अलग है, सबके फोन नंबर अलग है, सेम वे हम सबका DNA भी अलग है, ठीक है। तो इन्हीं 4 नाइट्रोजनस बेसिस का जो फॉर्मेशन है, जो अरेंजमेंट है, वो हम सब में इतना अलग है कि हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है। हम हमारे फेशियल फीचर्स अलग हो जाते हैं, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर TACG 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 10 बार रिपीट होगा तो क्या आपके अंदर भी 10 बार रिपीट होगा? नहीं, हो सकता है डिफरेंट हो, राइट। हो सकता है 15 बार रिपीट हो रहा हो सकता है 5 बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। तो ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दे आर द बेसिस जो एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं DNA के अंदर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ DNA, एंड दैट इज व्हाई दे आर द शुगर फॉस्फेट के साथ मिलके ये बनाते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी से शुगर और फॉस्फेट बैकबोन है। अगर शुगर फॉस्फेट को निकाल दोगे तो नाइट्रोजनस बेसिस गिर जाएंगे, ठीक है। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो DNA के पास नाइट्रोजनस बेसिस 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब इनमें से नाइट्रोजनस बेसिस की 2 कैटेगरी है। अब थोड़ा सा अगर आपको याद रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर आप याद कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 2 कैटेगरीज होती है, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पायरीमिडीन्स, ठीक है। तो जो प्यूरिन्स हैं और पायरीमिडीन्स हैं, ये एक्चुअली में दोनों ही नाइट्रोजनस बेसिस है, बट इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। बस स्ट्रक्चर की बेसिस पे ही इनके नाम अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे प्यूरिन्स में हमारे आ जाते हैं एडेनिन, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, ओके।
तो प्यूरिन्स में हमारे आ जाते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, ए और जी, ठीक है, और पायरामिडीन्स में आ जाते हैं हमारे साइटोसिन और थायमीन, सी और टी, ठीक है। तो ये होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं हमारे पायरामिडीन्स, राइट। तो दीज आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, बस इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इतना याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, दिस इज ओके, right? For 11th class it is very important, for 11th CBSE it is very important purine और pyrimidines, 10th class ICSE और 10th class CBSE के लिए important नहीं है इतना। नेक्स्ट है शगाफ रूल। अब शगाफ कौन थे? एरविन शगाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एडेनिन है वो हमेशा डबल, कहाँ बताया था, यहाँ। तो एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है थायमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है ग्वानिन के साथ। तो यही सेम चीज एरविन शगाफ ने सबसे पहले, ये वॉज अ बायोकेमिस्ट, इन्होंने बताया था कि किस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ते हैं दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, ठीक है। तो ए और टी जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, और सी और जी जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, यहाँ एक पॉइंट कम था। सो ए इज इक्वल टू टी वेयर अमाउंट ऑफ सी इज इक्वल टू जी, राइट। तो अगर हमारे पास ए है 10, तो भाई 10 ही तो टी होंगे, क्योंकि ए तो टी के साथ ही जुड़ रहा है। सेम अगर मेरे पास 10 साइटोसिन है तो 10 ही ग्वानिन होंगे, क्योंकि ग्वानिन सी के साथ जुड़ रहा है, वाइस वर्सा साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ रहा है। तो इन दोनों को जो अमाउंट है ए इज इक्वल टू टी वेयर सी इज इक्वल टू जी, okay, and they both connect with each other with the help of double bond A and T, and C connects with each other with G with the help of triple bond. Is that much clear to all of you? तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब भी आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको कहीं भी डीएनए दिखेगा इसके बाद आप पूछोगे नहीं कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, आपको इतना डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आई होप। तो नेक्स्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से हमारे न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये 8 यूनिट्स का बना हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स में कितनी यूनिट होती है बेटा? 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी यूनिट्स है, ये ऑक्टामर बनाते हैं। ये देख लो यहाँ पे एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, तो यहाँ पे कितनी यूनिट्स हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ पे है डबल है, हाँ ये 2 है, डाइमर बने हुए हैं, ये टेट्रामर है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 हैं, तो 1 2, इनको 1 2 काउंट करेंगे। 1, दूसरे कलर से दिखाती हूँ, इसको रब कर देती हूँ। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, अगर आपको याद रखना है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉट मच रिक्वायर्ड। ओके, ब्लू कलर से दिखाएं, विच कलर विल बी ओके, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6 7 एंड 8। तो कितने हो गए बेटा? 8, ठीक है। इनके नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं, नाम छोड़ दो। तो हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन की, और ये इस तरीके से सारे मिल जाते हैं, एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, और ये बना देते हैं ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। और जब इसके ऊपर डीएनए रैप कर जाता है फिर तो बहुत ही बढ़िया, डीएनए रैप कर गया तो बन गया ये न्यूक्लियोसोम। तो पहले था ये हिस्टोन, हिस्टोन ने ऑक्टामर बनाया, ऑक्टामर के ऊपर डीएनए रैप कर गया तो बन गया न्यूक्लियोसोम। तो जैसे आपकी फोन की तार होती है, पहले लैंडलाइन होते थे ना, तो उसकी तार ऐसे घूमी हुई होती थी, है ना, ऐसे इस तरीके से ऐसे घूमी हुई वायर होती थी। सेम वे अगर वायर को खोल दोगे तो बड़ी हो जाएगी ना, राइट। तो सेम वे डीएनए जो है स्टोन के ऊपर ऐसे रैप्ड है, इसको कहते हैं सुपर कॉइलिंग। क्या कहते हैं इसको? हम टर्म देते हैं सुपर कॉइलिंग। पिछली क्लास में मैंने आपको इन टर्म से इंट्रोड्यूस नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता, तो इसलिए इस क्लास में आपको ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो यहाँ देखो, दिस इज वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग। यहाँ पर डीएनए, ये देखो पहले खोलकर दिखाया है डीएनए ओपन, राइट। फिर उसके बाद इसको बांध दिया हिस्टोन के अंदर, तो ये बीच में हिस्टोन देख रहे हो, इसके ऊपर ये कवर होकर सुपर कॉइलिंग हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? सुपर कॉइलिंग। डीएनए गेट्स रैप्ड अराउंड मैनी हिस्टोन प्रोटीन, नॉट 1 नॉट 2, मैनी हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर ये सारे हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ गया। फिर उसके बाद मैंने फिर अपना, मेरी मर्जी हुई, मैंने खोल दिया। मैंने देखा कि भाई डीएनए को देखे तो सही, इस कॉइल के अंदर है क्या। इस कॉइल के अंदर कौन, अगर मैंने खोला तो मुझे ये दिखा, इस कॉइल के अंदर ये सुपर कॉइलिंग को मैंने खोल दिया, सुपर कॉइलिंग को खोला तो मुझे मिल गया क्रोमोसोम। तो एक्चुअली डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर? क्रोमैटिन की फॉर्म में, क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, और वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो क्रोमैटिन डीएनए सब सेम चीज है, बस फॉर्म्स अलग अलग है,
ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ डीएनए जब रखा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्रोमैटिन। लेकिन जब यही डीएनए हिस्टोन से निकलकर वो क्रोमोसोम बनाने लग जाता है, जब वो कंडेंस हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमैटिन है, अगर इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली, अगर हम इसको देखेंगे तो हमें दिखेगा बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ये हमें कैसा दिखेगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ तो हम इसको बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन जब हम इसको देखेंगे ना एक्चुअली माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो ये हमें ऐसा दिखेगा। तो ये एक धागा है, धागे के बीच में आया हिस्टोन, फिर धागा, फिर हिस्टोन, फिर धागा, फिर हिस्टोन, फिर धागा, फिर हिस्टोन, और हिस्टोन के ऊपर ऐसे रैप हो रखा है। तो बेटा इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो क्रोमैटिन हमें ऐसा दिखता है जब हम उसको विजुलाइज करेंगे लैब में। तो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जैसे हम माला पहनते हैं ना, रोजरी पहनते हैं माला, तो सेम वे उसमें मोती होते हैं, फिर धागा, मोती, फिर धागा, लेकिन हमने थोड़ा सा धागा बढ़ा दिया है तो ताकि आपको दिख सके कि एक्चुअली में बीड्स क्या है। बीड्स है मोती, मतलब हिस्टोन। तो ये बीड्स क्या हो गए हमारे, हिस्टोन, और धागा क्या हो गया हमारा, डीएनए। तो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर अंडरगोज कंडेंसेशन, जब न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है, हमारा सेल डिवाइड होने वाला होता है, तब ये क्रोमैटिन क्या हो जाता है, तब ये क्रोमैटिन अंडरगोज कंडेंसेशन। क्या हो जाता है बेटा, कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाती है, और फिर ये बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बना देता है बेटा ये, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम मैंने आपको लास्ट क्लास बहुत अच्छे से बता दिया था कि क्रोमोसोम है क्या, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर कैसा दिखता है, क्रोमोसोम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो आई होप दिस मच इज वेरी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो इस क्लास में मैंने आपको बताया डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ऑल थ्रू आपको हम छोटे छोटे टॉपिक्स में करके पढ़ा रही हूँ मैं। अगर हम ज्यादा एक साथ सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू रीड एज मच एज यू कैन ग्रास्प। ओके, तो इतना पढ़ो, इतना रिवाइज करो, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली सेल डिवीजन हो कैसे रहा है, एक सेल से दूसरे सेल कैसे बन रहे हैं हमारी बॉडी में, कितने टाइप के सेल डिविजन होते हैं। तो ये सब लेकर मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।